इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं रिएक्शंस की। इसमें पहली टाइप है व्हेन इट एक्ट एज एन एसिड। तो ये तो सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन भी कोई बोर्ड में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद। अब विद के अंदर उसने डिफरेंट कंपाउंड्स 3-4 को दे दिए हैं, उनके अंदर आपने उसकी इक्वेशन बनाकर लिखनी होगी और बताना होगा यहाँ ये किस तरह से एक्ट कर रहा है। तो पहला व्हेन इट एक्ट एज अ एसिड, ये तो सिंपल रिएक्शन है। अगर हम किसी बेस के साथ एसिड का रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट और वाटर बना करता है। तो इसमें अगर 1 मोल हम NaOH लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, ये हमारा सॉल्ट होगा, और साथ क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, अगर तो ये 1 मोल है, होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 बन गई, तो ये बन जाएगा H2O। और बल्कि इसको जैसे हम पढ़ा करते हैं वैसे ही समझें, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। अगर हम 1 मोल बेस लेंगे तो यहाँ से 1 मोल प्रोटॉन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलकर क्या बना लेंगे H2O, यहाँ बचेगा बाइसल्फेट और सोडियम, सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा। अगर हम 2 मोल बेस ले लें, ठीक है, या सोडियम बाइसल्फाइड उसमें 1 मोल और ऐड कर दें, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हुआ करता है, ये दूसरा भी प्रोटॉन देगा, तो वाटर और अब बनेगा सोडियम सल्फेट। तो इसको कैसे हम कह सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंप्लीट रिएक्शन यही हुआ करता है कि 2 मोल जो है NaOH 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो वो चीजें जो दोनों साइडों पर हैं उनको कैंसिल कर दें, तो यहाँ बनेगा 2NaOH प्लस H2SO4, तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को लिखने का ये तरीका था, इसलिए मैंने ऐसे समझाया कि पहले एक प्रोटॉन ये डोनेट करेगा तो बाइसल्फेट बनेगा, फिर बाइसल्फेट कंप्लीटली रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में। ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, व्हेन इट एक्ट एज अ एसिड, तो आपने इसमें सिंपली एक सॉल्ट बना देना और साथ क्या कर देना है, वाटर। अब इसमें दूसरी टाइप के रिएक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम इसी में वीक बेस ले लें, वीक बेस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हैं, इनसे भी रिएक्शन करवाएंगे तो बात वही है कि रिएक्शन एसिड बेस में क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं H2SO4, तो प्रोडक्ट आपने वही बनाना है जो अभी हम लास्ट में बना रहे थे, एक स्टेप में यहाँ पर सोडियम सल्फेट और साथ वाटर, यहाँ भी हमारा सॉल्ट वही बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। लेकिन इस वक्त इस बेस में साथ कार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन मौजूद है, तो यहाँ से एक और चीज की एवोल्यूशन होगी और वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर हम वीक बेस लेते हैं उसमें से एवोल्यूशन हो जाएगी CO2 की। इसी तरह से अगर हम ये ले लें यहाँ पर बाइकार्बोनेट, तो इसमें भी ऐसा ही है, NaHCO3 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ भी आपने वही सॉल्ट बनाना है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम सल्फेट के साथ वाटर और साथ इसकी एवोल्यूशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपल सी रिएक्शन है व्हेन इट एक्ट एज अ एसिड। अब इससे अगले टाइप जो आ रही है वो है रिएक्शन विद मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई 1-2 मेटल दे दी जाए, ये पूछा जाए राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद दोज which evolve hydrogen gas when it react with H2SO4। ठीक है, सिंपली अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ H2SO4 with metals which evolve H2 gas। अब कौन कौन सी मेटल्स जो है वो इसमें से हाइड्रोजन इवॉल्व कर सकती हैं, ये आपने पार्ट 1 में टॉपिक पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें ना एक सीरीज थी एलिमेंट की, ठीक है, जिसको अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ करता है, द पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन देना, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कि कितना आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, ये उसका क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। इसमें आपने ये भी पढ़ा था एक चीज कि हाइड्रोजन का यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको आर्बिट्रेरीली फिक्स किया जाता है 0। ठीक है, ये उसमें पढ़ा था।
अब इससे अगली तरफ अगर हम देखें ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देंगे, वो कभी भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे, वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर H2 की फॉर्म में कभी रिलीज नहीं करवा सकते। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, हाइड्रोजन ज्यादा इजीली रिड्यूस हो सकती है। तो एसेंस के अंदर प्रोटॉन की फॉर्म में हमने इसको देखना है कि अगर यहाँ प्रोटॉन से समझ अगर इसको आसानी से समझना है प्रोटॉन से कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से कम होगा तो वो क्या करेंगी, मेटल्स एस्टर्स में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगी। क्या मतलब है कि वो इसको इजीली क्या करवा देंगी, रिड्यूस करवा देंगी। तो अब कौन कौन सी मेटल है, एक्टिव मेटल है जैसा कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देख लें टिन, स्टेनस, ये कुछ मेटल जिसका रिएक्शन दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड से, ये एक्टिव है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल H से क्या है, कम है। इसका मतलब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का इनसे रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाकर खुद कैटाइन बन जाएगी, और कैटाइन और सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो एनाइन है ये मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। तो इसका सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर हम ये एक्टिव मेटल लेते हैं जैसा कि जिंक, इसको ऐड कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा जिंक सल्फेट, और साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका रिएक्शन है, हर एक मेटल का सेम आपने रिएक्शन लिख लेना है। अगर यहाँ मैग्नीशियम मौजूद है तो मैग्नीशियम का भी क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन। प्रोडक्ट जो बनाना है वो मेटल को देख लेना है, मेटल डाइवेलेंट है तो डाइवेलेंट में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का। चूंकि ये रिएक्टिव मेटल है तो दिखता है कि अगर हम कोल्ड फॉर्म में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लें तो ये उस वक्त भी उसमें से क्या इवॉल्व करवा देती है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल लेते हैं, लेस रिएक्टिव में जैसा कि सिल्वर है, मर्करी आ गई, कॉपर आ गई, ठीक है, ये वो मेटल्स हैं जिनका हम अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये रिएक्ट नहीं करती नॉर्मली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करती। कहता है अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो उस वक्त ये मेटल्स उसके अंदर डिसॉल्व होती हैं, और डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन गैस फिर भी इनमें से इवॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। कहता है अगर हम सिल्वर मेटल लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कंसंट्रेटेड के अंदर ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होगी। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिल्वर सल्फेट। अब देखें मैंने Ag के साथ इधर 2 लगा दिया, यहाँ से सल्फेट से 2, और ये मोनोवेलेंट जो है मेटल है, तो ये क्या बनेगा, सिल्वर सल्फेट, और साथ जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो है SO2, और साथ क्या बनेगा, H2O। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखें जो चीज रिड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन नहीं है। ऊपर देखिए ना, हाइड्रोजन पे था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर -8 +6 से सल्फर किसमें चेंज हुई है, +4 में। तो सल्फर एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुई है, रिड्यूस, हाइड्रोजन नहीं। इसलिए जब इन लेस रिएक्टिव मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा वो कभी भी एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगी। तो यही रिएक्शन हम लेके हम जाकर उसमें पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड में भी यही चीज आएगी कि जिन मेटल्स का अगर हम नाइट्रिक एसिड यहाँ ले लेते हैं, इन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा ही है तो ये एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करवा सकते, चाहे हम नाइट्रिक एसिड ले लें चाहे हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। अब उनका रिएक्शन का डिफरेंस आता है कि ये डाइल्यूट फॉर्म में तो रिएक्ट नहीं करते, जब हम कंसंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं तब ये रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट आगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इसमें से इवॉल्व हुआ करती है। इसी तरह से अगर हम कॉपर ले लें तो ये रिएक्शन कॉपर से, कॉपर भी डाइवेलेंट है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, बाकी आपने वही प्रोडक्ट बना देना है, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ क्या बना लेना है, H2O। अच्छा, एक दूसरी कैटेगरी। अब इसमें तीसरी कैटेगरी आ गई, व्हेन इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हुआ करते हैं, ऐसे एजेंट जो कि रिमूव किया करते हैं H2O को।
देखें आपने ना इसकी सिर्फ डेफिनेशन से या इसके कंपाउंड को देखकर आइडिया लगा लेना कि हमें रिएक्शन क्या लिखना है। फर्स्ट करें आपको पेपर में आ गया राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ H2SO4 with सोडियम कार्बोनेट विद कॉपर विद मैग्नीशियम। तो अब आपने क्या लिखना है, हमें पता है, हमें इससे नजर आता है कि ये एक जो है बेस है, वीक बेस है। तो फिर आपको याद आ जाएगा एसिड बेस रिएक्शन करवाना है, तो हम एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एसिड, आप आगे रिएक्शन लिख देंगे। हमें ये पता है ये मेटल है, तो मेटल जो डिसॉल्व करें एसिड्स में, तो नॉर्मली मेटल जिसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, देखना होगा कि वो एक्टिव है या लेस है। तो ये लेस की एक्टिव मेटल हमने लिखी है। आपने इनमें से लिखना है दो तरह का रिएक्शन, कि अगर तो ये लेस रिएक्टिव से रिएक्शन करवा रहे हैं तो डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन नहीं होना, कंसंट्रेटेड से होना है, तब आपने हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व करनी। और ये मोर एक्टिव है, तो मोर एक्टिव से आपने डाइल्यूट में ही करवा लेना है, और आपने इसमें से क्या इवॉल्व करवा देनी है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देनी है। तो अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट आ जाएगा कि जब ये क्या रिमूव करेगा, H2O हमारे कंपाउंड्स में से। तो इसका रिएक्शन दिया गया ऑक्सैलिक एसिड से, या कोई भी अगर हम एसिड ले लें, फॉर्मिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, या ऑक्सैलिक एसिड ले लें, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इसमें से रिमूव करवा लेता है H2O। इसको हम यहाँ नहीं लिखते रिएक्टेंट में, जैसे बुक में रिएक्शन लिखा वैसे लिख लेते हैं, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें से क्या रिमूव करेगा, वाटर रिमूव करेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं H2SO4। अब देखें वाटर की आपने रिमूवल करके प्रोडक्ट क्या बना लेना है, यहाँ से H, यहाँ से OH, ये रिमूवल हो गई H2O की। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से ये ब्रेक, यहाँ से, और इधर से ये। देखिए हमारा प्रोडक्ट साथ बनेगा CO2, और ये अलग हो गया तो क्या बन जाएगा, CO, और ये H2O। जब हम इसको ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें से क्या रिमूवल होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ क्या बन जाएगा, वाटर। इसी तरह से अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ से आपने H2O ही रिमूव करवाना है। H2O कैसे रिमूव होगा, यहाँ से प्रोटॉन, या इधर से प्रोटॉन कर लेंगे, और इधर से OH। ये बॉन्ड दोबारा किसको मिल जाएगा, CO को, CO, और साथ इसकी रिमूवल हो जाएगी H2O की। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपने जिस मॉलिक्यूल में आपको नजर आ रहा है H2O, वहां से आपने उसको निकाल लेना है वाटर को, तो ये एक्ट करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखें यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती, हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, वो OH, और साथ का अगर मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन है, वहां से आप इसको निकाल कर क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। इसी तरह से देखें अगर ये लिखा हो C6H12O6, तो इसमें भी आपको पता है ग्लूकोज है, इसमें डायरेक्ट कार्बन के साथ OH और एक तरफ हाइड्रोजन होती है। मैंने कहा जब भी डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगी और उस एलिमेंट के साथ एक और हाइड्रोजन है, तो आप उस मॉलिक्यूल से क्या रिमूव करवा सकते हैं, वाटर रिमूव करवा सकते हैं। तो इसका डिहाइड्रेटिंग वाला फिनोमिना अगर हम लिखें, ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च, इनके साथ भी इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ C6H12O6, अगर आप इसके शुगर मिली, आपके पास शुगर पड़ी है या ग्लूकोज, आप उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। देखें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ज्यादा जैसे हम डालेंगे कंसंट्रेटेड, वो जो शुगर होगी ना वो ब्लैक हो जाती है। इस प्रोसेस को बोला करते हैं कारिंग, ठीक है, कारिंग बोला करते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ दी शुगर। क्या हुआ करता है, कार्बन बन जाया करती है और साथ उसमें से रिमूवल हो जाती है H2O की। कार्बन की आपको फॉर्म पता है, ब्लैक होती है, तो इसलिए कार्बन ब्लैक बनने की वजह से इस प्रोसेस को हम कारिंग भी कहते हैं। अब इसको बैलेंस कर लें तो इसमें से क्या बनेगा, ये उसी तरह से ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, तो हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, आप यहाँ से OH और यहाँ से H निकालते जाएं, वाटर निकलता जाएगा, बाकी क्या बचती जाएगी, कार्बन। कितनी कार्बन है, 6, तो यहाँ पर 6 लगा लें। हाइड्रोजन यहाँ पर है C6H12 है, यहाँ पर आप 6 लगा लें, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस, ये कार्बन करेंगे और ये क्या बन जाएगा, H2O। इसी तरह से अगर ये है C6H10O5 into N, ये इसका फार्मूला हुआ करता है
ये फॉर्मूला होता है स्टार्च का, ठीक है, जो कि पॉलीमर्स हैं। अगर आप इसके ऊपर भी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें तो यहाँ भी आपने यही देखना है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन निकलेगी ब्लैक, और साथ क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 है और N मीन, N हमें नहीं पता कितने मोनोमर थे, ये N मीन बताता है कितने ग्लूकोज के मोनोमर ऐड होकर क्या बना रहे हैं, स्टार्च या हमारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। तो हम यहाँ इसकी जगह लिख देंगे 6N, ठीक है। 6, इसको आप जो नंबर यहाँ पर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लें, ये हमारा बन जाएगा 6N। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन 5 है तो ऑक्सीजन को आप लिखें 5, और N मीन N ऑक्सीजन हो सकती है, और 5 का मल्टीपल 2 10, हाइड्रोजन भी 10, तो ये इस तरह से इसको लिखेंगे 6N कार्बन प्लस 5N H2O। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको पता है पेपर भी जो है वो भी सेलुलोज का बना होता है, उसमें भी यही फार्मूला आप पेपर के ऊपर ऐड कर दें, पेपर भी ब्लैक हो जाता है, वो जल जाया करता है। तो यही इसमें रिएक्शन होता है कि कार्बन बनती है और साथ किसकी रिमूवल होती है, उसमें से H2O की। वुड देख लें, पेपर देख लें, जहां जहां हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका यही रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें चौथी कैटेगरी इंपॉर्टेंट, ये काफी दफा पेपर में भी आया है, व्हेन इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये कैसे एक्ट करेगा कि इसमें एक्चुअल में सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है, तो वो रिड्यूस होकर किसमें चेंज हो जाएगी, SO2 में +4 में, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम सल्फर की +6, फिर +4, फिर +2, फिर 0 आती है, फिर मिनिमम -2। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो इस तरह से चेंज आएगा, रिडक्शन करें तो इस तरफ चेंज आएगा। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करके इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो कौन कौन सी स्पीशीज एक्ट करती हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो इसके साथ रिएक्ट करेंगी, नॉर्मली मेटल जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम मेटल का रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम देखते हैं रिएक्शन में दिया है वो है कार्बन का, नॉन मेटल का भी दिया है। कार्बन भी आपको पता है ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चेंज होती है। यहाँ कार्बन जो है वो भी रिड्यूस फॉर्म में है, H2SO4। तो हमने प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनाना है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देना है, CO2 में, और यहाँ से SO4 किसमें चेंज होगा, SO2 में, और साथ क्या बन जाएगा, H2O। देखें यहाँ से +6 और यहाँ पर +4, तो ये रिडक्शन आ गई। यहाँ देखें कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में 0, यहाँ -4 +4, ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ये आ जाएगा व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके इटसेल्फ इसने क्या कर लिया, अपने आप को ये रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब आप अगर इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर ले, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, ये कंप्लीट है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ ऑक्सीजन देखें 2 4 और 1, ये 5 हो गए। तो ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 5 करना चाहते हैं, 2 4 और 1 5, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो डायरेक्टली ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8, तो सल्फर भी 2 हो गए, यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब वो देखें 4 5 6 और 2 इधर लगा लें, 8 हाइड्रोजन बैलेंस। तो ये सिंपली आप इसको ऐसे काउंट करके भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ जो तरीका हम लगाते होते हैं वो आपने देखा इलेक्ट्रॉन काउंट का, इलेक्ट्रॉन काउंट करके इसको आप दो दफा लिखेंगे, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे, तो वो तरीका भी है, ये सिंपल से भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा इसमें आ गया, अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं HBr से या H से, अब क्या प्रोडक्ट SO2 में बरोलीन इलेक्ट्रॉन देगी, तो हाइड्रोजन की क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0, 0 स्टेट में Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन, X2 की फॉर्म में। तो यहाँ हमने इसका क्या बना लेना है, Br2, और साथ क्या बन जाएगा यहाँ पर वाटर। तो रिएक्शन यही होगा। अच्छा, इसको बैलेंस करने का थोड़ा सा तरीका सीख लें आपने, उसमें ये भी लिखना है, जो मैंने ऊपर समझाया उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, आप वही देख लें जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा है।
+6 से कहाँ चेंज आ रहा है, +4 में, तो यहाँ पर क्या आ रही है इसकी रिडक्शन। -1 से कहाँ चेंज आ रहा है, 0 में, यहाँ इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है कि पहले हम रिएक्शन का स्केलेटन लिखा करते हैं, उसमें जो स्टेप्स हैं ये लिख दिया। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं यहाँ से डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ देखें, एक ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन देती है, -1 से 0 में आए तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। यहाँ हमें नजर आ रहा है एक सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन ले रही है, 2, +6 से +4 में। तो अगर देखें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, ये 2 ले रही है लेकिन यहाँ से 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 हो गए। जिससे मल्टीप्लाई किया आप उस मॉलिक्यूल को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ भी 2 लगा लिया। देखें ये 2HBr + H2SO4। अब बाकी आपने एलिमेंट इसमें कर लेने हैं। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, इसको हमने बैलेंस नहीं करना। यहाँ ब्रोमीन कितनी थी, 2, यहाँ ब्रोमीन भी 2 है, वो भी बैलेंस हो गई। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हुए ना आपका रिएक्शन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 करने के लिए यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 2 और 2 4, रिएक्शन बैलेंस। सेम रिएक्शन हमारा इससे भी आ जाएगा। तो ये था व्हेन इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक रह गया सिर्फ लास्ट वाला, वो हम कल करके साथ हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे आने हैं, ये आप लोगों ने कर लेने, इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ जी बच्चे, इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें,